हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप सभी दोस्तों। अगर आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अब तक जितने भी बीपीएससी टीचर के एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के साइंस और जीके के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप इससे बना लेते हो तो इस एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। पहली चीज़, आपके प्रीवियस ईयर की सारी क्वेश्चंस एक ही जगह कंप्लीट हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से आपको कुछ सटीक बातें समझ में आएंगी, जैसे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, उस हिसाब से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और कितना पढ़ना है। इस दृष्टि से दोस्तों देखा जाए तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। एक और बात साथियों, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगे तो क्या कमी रह गई है ये भी बताइएगा। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें 50 क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में D2O का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन के स्रोत के रूप में, ऑप्शन नंबर बी मंदक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी ईंधन के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, और मंदक के रूप में होता है D2O का प्रयोग। और इसके साथ ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी में है, और अगर आप इंग्लिश में चाहते हो तो इसका कैप्शन ऑन करके आप इसे देख सकते हो। इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आपको नीचे इंग्लिश में इसका लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी वसा अवशोषण, ऑप्शन नंबर सी दूध उत्पादन, या फिर इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बीपीएससी का जो पेपर होता है ना, तो ये दोनों ऑप्शन हमेशा रहता है, तो ये आदमी को कंफ्यूज करता है, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना ज़्यादा। अगर आपका तैयारी अच्छा होगा तो आराम से ये सब कर लोगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों वसा का अवशोषण। ठीक है, लैक्टियल वसा का अवशोषण करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से निम्नलिखित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। ठीक है, पारिस्थितिक, पादप कार्यिकी, या पादप वर्गीकी, या फिर एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पादप कार्यिकी। आगे बढ़ते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म जैविक, ऑप्शन नंबर बी कोशिका विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिकी, या इनमें से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, अनुवांशिकी होगा। ठीक है, जिसको जिन कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए लेगहीमोग्लोबिन, बी फाइकोसाइनिन, सी एंथोसाइनिन, या इनमें से एक से अधिक, या कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब है, लेग हीमोग्लोबिन, है ना। आगे बढ़ते हैं। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, पेरोक्सिडेज, एमाइलेज, पेप्सिन, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम हमारे मुंह के पास होता है, मुंह में होता है, और जब भी हम लोग खाना खाते हैं ये हमारे मुंह में मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Al2O3 2SiO2 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? चीनी मिट्टी, रेत, मेंजाइन, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 8, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कार्निवोरस, हार्बीवोरस, ओमनीवोरस, या फिर इनमें से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। दोस्तों जो जो जानवर मांस खाते हैं उसको कार्निवोरस कहते हैं,
और जो घास खाते हैं उसको हार्बीवोरस कहते हैं, और जो दोनों खाते हैं उसको ओमनीवोरस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंडीज, ऑपलेशियन, अरावली, या इनमें से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। दोस्तों, अरावली हमारे भारत में स्थित है, जो राजस्थान में है, और ये एक ऐसा पर्वत है जो वलित नहीं है, ये अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत है, घिसा पिटा पुराना पर्वत, इसको अवशिष्ट पर्वत में रखा गया है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका न्यून हिम रेखा है? न्यून हिम रेखा का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां थोड़े कम ऊंचाई पे ही हिम रेखा जमने लगता है, यानी बर्फ जमने लगता है। हिमालयी क्षेत्र, अल्पस क्षेत्र, भूमध्य रेखा क्षेत्र, और इनमें से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों, सही जवाब है अल्पस क्षेत्र। अल्पस क्षेत्र में बहुत कम ही ऊंचाई पे आपको जाने पे हिम रेखा यानी कि बर्फ मिलना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। ठीक है, कर्क रेखा कौन से क्षेत्र से सबसे ज्यादा गुजरती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका दोस्तों सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं पहले, मालवा पठार, छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब होगा मालवा पठार। मालवा पठार दोस्तों बहुत दूर में फैला हुआ है, तो कर्क रेखा जो गुजरता है वो सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र से गुजरता है। आगे बढ़ते हैं। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, ऐसी जगह जहां कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते। दोस्तों, कांटेदार जंगल कहां पाए जाते हैं? जहां वर्षा बहुत कम होती है। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि बारिश जहाँ पे ज्यादा होता है वहां पे ना बहुत ज्यादा फूल पत्ती पौधे ये सब उगाते हैं अपने आप। और ऐसी जगह जहाँ पे बारिश नहीं होता है वहाँ कांटेदार पौधे होते हैं। तो ऐसी जगह कहाँ पे है? देखिए, कर्नाटक। कर्नाटक पश्चिमी क्षेत्र में आ जाता है यहाँ पे। तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में बारिश बहुत होता है, इसलिए वहाँ पे क्या कहते हैं, कांटेदार पौधे नहीं आ सकते हैं। तमिलनाडु क्षेत्र में भी बहुत बारिश होता है, लेकिन आंध्र प्रदेश क्षेत्र में बारिश थोड़ा कम होता है, इसलिए आंध्र प्रदेश सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? देखिए, पिछले वाला क्वेश्चन का ना जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना, सबसे ज्यादा वर्षा जहां होती है, लेटराइट मिट्टी वहीं पे पाया जाता है। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? बिहार में। गलत जवाब। मेघालय, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त एक में से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा मेघालय। मेघालय में ना सबसे ज्यादा बारिश होती है, इस वजह से यहाँ पे ज्यादातर मिट्टी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, मेघालय मेघालय में ही मासिन राम है दोस्तों, मासिन राम। और मासिन राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, इस वजह से यहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। हवा में हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? पहला हाइड्रोमीटर, दूसरा हाइग्रोमीटर, एरोमीटर, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये दोनों जो कंफ्यूजिंग करने वाला टॉपिक वर्ड है ना, इसके ध्यान से समझिएगा। देखिए, हवा में जो नमी मापा जाता है ना, ठीक है, तो हवा में जो नमी होता है उसके लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, हाइग्रोमीटर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? ऐसी कौन सी हवाएं हैं जो भूमध्य सागर से उत्तर से पश्चिम भाग की ओर चलती है? काल बैसाखी, मानसून से पहले की वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। देखिए, भूमध्य सागर से जो एक हवा चलती है, ठंडे के दिनों में चलती है, बहुत तेज चलती है, और उससे रबी फसलों में ना बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये जवाब हो जाएगा सी, सही जवाब हो जाएगा रबी फसल के लिए पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में संथाल ने 1855 और 56 में विद्रोह हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए एस एन सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ला, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका नेतृत्व सिद्धू सिद्धू और कानू दो लोग मिलकर
इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? ऑप्शन नंबर ए, ये देखो ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। गांधी गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, कराची कांग्रेस, गांधी इरविन समझौता, या फिर एक से अधिक या कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, मतलब इससे करने से आपको ये फायदा होगा कि कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये सब चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बिहार यूथ लीग की गठन कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, देखिए बिहार से एक क्वेश्चन मिल गया है, बिहार से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आता है 1940, ऑप्शन नंबर सी 1930, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब होगा, बिहार यूथ लीग की गठन हुई थी 1928 में। आगे बढ़ते हैं। 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व वैसे तो गांधी जी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है चंपारण में, चंपारण यानी कि बिहार के जो चंपारण में, उसमें नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी नारायण झा, ऑप्शन नंबर बी रामलाल प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी विपिन बिहारी शर्मा, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है विपिन बिहारी शर्मा। विपिन बिहारी शर्मा जो थे 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि चंपारण में और भागलपुर में और अलग अलग जगहों पे बहुत सारे लोग नेतृत्व कर रहे थे, तो आपको वो सभी लोगों के बारे में देख लेना होगा। ठीक है, वो एग्जाम में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 24 सितंबर 1930, ऑप्शन नंबर बी 26 सितंबर 1930, ऑप्शन नंबर सी 24 सितंबर 1932, या फिर इनमें से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है 24 सितंबर 1930। पूना समझौते पे हस्ताक्षर हुए थे 24 सितंबर 1930 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किसने संभाली थी? ये तो दोस्तों बहुत ही फुलटॉस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार में जो नेतृत्व था इसने किसने संभाली थी? वीर कुंवर सिंह, वीरभान सिंह, मीर बख्श, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है बाबू वीर कुंवर सिंह। 80 वर्ष के हम लोगों ने एक कहानी सुनी है और एक कविता सुनी है कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, इसे कहते हैं वीर कुंवर सिंह, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या का चर्चा का विषय बना था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पटना 1912, रामगढ़ 1940, कलकत्ता 1911, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है उपयुक्त में से एक कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में सबसे पहले इसका चर्चा किया गया था, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर बी हसरत मोहानी, ऑप्शन नंबर सी हाकिम अजमल खान, या फिर इनमें से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे हमारे शहीद भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद शहीद भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन की उपस्थिति में, बी प्रोटॉन की उपस्थिति में, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, या फिर इनमें से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि देखिए नाभिक के अंदर ना 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन होता है बाहर में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है अंदर। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन से आपको न्यूट्रल का शब्द आ रहा है, तो न्यूट्रल यानी कि न प्लस न माइनस। ठीक है, न प्लस न माइनस यानी कि इसका मतलब 0 होता है, और प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है। तो देखिए ये है बिल्कुल 0
और ये है प्लस, तो प्लस के कारण ही क्या होता है, नाभिकीय परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। समझ गए? तो प्रोटॉन की उपस्थिति में ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण पर मुड़ जाए तो वह घटना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फिजिक्स का क्वेश्चन है, प्रकीर्णन की। ऑप्शन नंबर बी व्यतिकरण की। ऑप्शन नंबर सी विवर्तन की। या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। सही जवाब है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जब भी लाइट पास होता है, मान लीजिए कि ये जल है और ये हवा है, तो हवा से जब भी लाइट ऐसे पास होता है तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, पहले चीज कि रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है, और दूसरा रिफ्लेक्शन के कारण। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो चीजें हैं जो यहाँ पे काम आती हैं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी गई तो कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए धीमी गति वाली, दोनों एक साथ भेदेगी, तेज गति वाली, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है दोनों एक साथ भेदेगी, क्योंकि देखिए दोनों पे ना जो ग्रेविटेशन एक जैसा लग रहा है, इस वजह से ये चीज होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। 27, यदि वृत्ताकार गति करते समय पिंड की चाल त्रिज्या की दोगुनी कर दी जाए तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाण क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 4 गुना, ऑप्शन नंबर बी 2 गुना आधा, या फिर एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है 2 गुना। ठीक है, तो फिजिक्स का भी क्वेश्चन आ रहा है और किस तरीके आ रहा है आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएच पेपर पर तरल नींबू की एक बूंद डाली गई, पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है, तो तरल नमूना क्या है? देखिए दो बातें हैं, एक लिटमस पेपर की बात कर रही है ये क्वेश्चन। तो पहला लाल से नीला हो जाता है और नीला से लाल हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, देखिए लाल से जो नीला हो जाता है उससे वो बेसिक होता है, और नीला से जो लाल हो जाता है वो एसिडिक होता है। देखिए एसिड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, ऐसे समझिए, ट्रिक से समझाते हैं आपको कि एसिड जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्श होता है, कहीं पे भी गिर जाए तो उसका स्किन जल जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग लाल रंग से सूचित करते हैं। ठीक है, लाल क्या होता है, खतरे की निशानी होती है। तो जहाँ पे एसिडिक की बात है वहाँ पे नीला से लाल, और जहाँ बेसिक की बात है लाल से नीला। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि तरल नमूने की बूंद डाली गई, यहाँ पे देखा गया कि पेपर का रंग नीला हो जाता है, यानी कि पहले लाल था अब नीला हो गया, यानी बेसिक नेचर है तरल का। ठीक है, तो नींबू का रस आप सभी को पता है कि खट्टा होता है, जो चीज खट्टा होता है वो एसिडिक होता है, तो नींबू का रस तो होगा नहीं। दूसरा सोडियम कार्बोनेट का घोल, ये गलत है, सोडियम कार्बोनेट का ये नहीं होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल, आसुत जल, और एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों सही जवाब है ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर टमाटर देखिए कैसा होता है, गोल होता है, और ऑक्जेलिक का पहला लेटर ही गोल है, तो इससे आप लोग रिलेट कर लोगे कि ऑक्जेलिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड दोस्तों दही में पाया जाता है, और साइट्रिक एसिड आपको नींबू में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड, है ना। आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा नहीं है? देखिए कौन सी धातु जो है जर्मन सिल्वर का हिस्सा नहीं है? जिंक, निकेल और कॉपर। दोस्तों सही बताओ तो जर्मन जो सिल्वर है, तो आप ये मत समझ लेना कि वो चांदी है, ऐसा कुछ नहीं है, चांदी ऐसा कुछ नहीं है। वो तीन चीज़ों से मिल के बना होता है, पहला जिंक है, दूसरा निकेल है, और तीसरा है कॉपर। तो ये तीनों का मिश्र धातु है, तो ये तीनों से मिलके बना होता है ये जर्मन सिल्वर। तो सही जवाब होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी उपयुक्त में से एक से अधिक।
एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि ये तीनों से मिलके बना होता है। आगे बढ़ते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है। पहला है कोशिका द्रव्य, हरित लवक, सूत्रगुणिका, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है हरित लवक, जिसको कहते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण का काम होता है और उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि उसमें होता क्या है, तो आपको मैग्नीशियम याद रखना होगा। भोजन नली के दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को क्या कहते हैं? पहला ट्रांसपीरेशन, दूसरा पेरिस्टाल्टिक संचलन, तीसरा ट्रांसलोकेशन, या फिर एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों सही जवाब है पेरिस्टाल्टिक संचलन। ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्यों के गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है, वो कौन सी नलिका है जो मनुष्य के गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ता है? पहला मूत्रवाहिनी, दूसरा नेफ्रॉन, तीसरा मूत्र पथ, चौथा एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मूत्रवाहिनी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चंस मिले हैं, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, केमिस्ट्री के भी दिए गए हैं और बायोलॉजी के भी दिए गए हैं। बायोलॉजी में जंतु विज्ञान के साथ साथ प्लांट मॉर्फोलॉजी भी दिया गया है। ठीक है, तो प्लांट और जंतु दोनों से आपको पढ़ना होगा, केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ना होगा और फिजिक्स से पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं। कच्चा हरा फल पकने में रंग बदल लेता है, इसका कारण है क्रोमोप्लास्ट से क्रोमोसोम में, क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट से क्लोरोफिल में बदल लेता है, या फिर एक से अधिक या कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अमीबा में भोजन का पाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए सूत्रकनिका, ऑप्शन नंबर बी पदार्थ में, तीसरा खाद्य रिक्तिका में, चौथा एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है खाद्य रिक्तिका में, जहां खाने का स्थान बनाया होगा वहीं पे ना खाना पचेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 में, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ये बहुत ही आसान सा सवाल है और 6 से 8 9 पे पढ़ाया जाता है, ये 8 9 क्लास में। पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी वोल्टमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों इसका सही जवाब है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से विद्युत विभव मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों फिजिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके में हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप ढंग से पढ़ लिए तो आपको क्वेश्चन अच्छा मिल जाएगा। दूसरा चीज़ है लाइट, लाइट का क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा साउंड का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग ये चीज़ जरूर पढ़ के जाना, अगर आपका एग्जाम है तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र है अदिश मात्रा, सदिश मात्रा, आयाम रहित मात्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है सदिश मात्रा। चुंबकीय क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? बैठने की स्थिति में, या खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों खड़े होने की स्थिति में ज़्यादा चीज़ वो ढकेल सकता है। ठीक है, अगर वो सो जाएगा तो वो क्या ही ढकेल पाएगा, वो खुद ही पीछे की तरफ चला जाएगा। तो खड़े होकर स्थिति में वो ज़्यादा चीज़ ज़्यादा ढकेल सकता है, कूद कूद के, है ना। ऐसा समझिए कि कूद कूद के वो ज़्यादा किसी चीज़ को नीचे की तरफ ढकेल सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म से गुजरते समय सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है पीला, बैंगनी, नीला, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो ऐसे है PIBGYOR। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है ना सबसे ज़्यादा रेड का होता है। तो रेड रेड क्या होता है कि अपने जगह पे स्थिर रहता है, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं करता है। जिसका अपोजिट जो सबसे ज़्यादा है वो है V से वॉयलेट यानी बैगनी। बैगनी कलर है ना बहुत ही ज़्यादा अपवर्तित हो जाता है, तो बैगनी कलर सही हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये लाइट का क्वेश्चन है।
ठीक है, आप लोग देखते जाओ, आपको मिलेगा क्वेश्चन तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक, देखिए क्या होता है ना, लोग सबसे पहले ना सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में आपको क्या होता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके बाद लैंग्वेज सब्जेक्ट में हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश। ये देख के ना सबसे पहले सिर में दर्द हो जाता है कि इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये सही तरीका नहीं है सिलेबस देखने का। सिलेबस देखने का सही तरीका है क्वेश्चन देखो। आप क्वेश्चन से ना उठाओ कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, स्पेशली कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो उससे उसके बाद आपने कॉपी में लिखो कि हाँ, फिजिक्स से लाइट से क्वेश्चन पूछा गया, फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया, है ना। उसके बाद केमिस्ट्री से पूछा गया और बायोलॉजी से पूछा जाएगा, कहाँ से कौन सा पूछा गया आप उसी से खाली पढ़ लो ना, आपका उतना ही सिलेक्शन हो जाएगा। आप बेकार में इतना पढ़ लेते हो, इतना किताब रख लेते हो सामने पूरे सब्जेक्ट का, उसके बाद पता चलता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। दोस्तों, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है आपके लिए। आप पूरा स्ट्रेटजी मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको टीचर का एग्जाम निकालना है। बस 2 से 3 महीने आपके पास अगर टाइम है तो आराम से आप उसे निकाल सकते हो। तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है और बर्फ पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए उठेगी, ऑप्शन नंबर बी गिरेगी, वैसे ही रहेगी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। दोस्तों, आपको एक बात मैं बता दूं कि देखिए, ये एक ग्लास पानी है या कुछ भी है, मान लो मिट्टी का तेल ही है, मान लो यहाँ पे भरा हुआ है, हम इसको बर्फ मान लो इसमें डुबा दिए और बर्फ इसमें तैर रहा है। तो एक बात बताइए, ये जो बर्फ है इस पानी में ना है, अगर पानी बर्फ जितना उसमें डूबना था वो डूब चुका है और वो उसी पानी में है, अब वो पिघलेगा भी तब भी तो इतना ही रहेगा ना उसका डेंसिटी। ऊपर कैसे आएगा, वो तो पहले ही से रखा हुआ है, अलग से बर्फ डालेंगे तब ना बढ़ेगा। यानी कि वो पिघले या ना पिघले, पानी उतना ही रहेगा। पानी रहे या फिर किरोसिन रहे, चाहे कुछ भी रहे, रहेगा उतना ही। ठीक है, किरोसिन में क्या है कि देखिए, किरोसिन का जो डेंसिटी होता है ना पानी से थोड़ा कम होता है, तो किरोसिन ऊपर हो जाएगा, पानी नीचे हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि जितना है उतना ही रहेगा, ये चीज़ फिक्स है। ठीक है, तो इसका भी सही जवाब यही रहेगा कि वैसे ही बनी रहेगी जैसे है, आगे ना ऊपर ना नीचे जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। गैस्ट्रिक जूस, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि पीएच मान क्या होता है, ये यहाँ पे 7 है जो नॉर्मल होता है, 7 से ऊपर जाओगे तो बेसिक होगा, और 7 से जब आप नीचे जाओगे तो वो एसिडिक होगा। ठीक है, तो 7 से ऊपर जाना है तो बेसिक, नीचे एसिडिक। एसिडिक क्या होता है, जो भी चीज़ आपको खट्टा लगे, जो खट्टा लगे वो एसिडिक है, और जो आपको कड़वा लगे, ठीक है, वो बेसिक है। समझ गए। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, हमारे पेट में पाया जाता है, जो कि HCl है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड पहले ही से है, यानी कि ये 7 से तो नीचे ही आएगा। दूसरा, रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा क्या है, हमारा जो खून है, खून को मान लो कभी खून आपका कहीं गिरा हो, अब उसे चाट के खत्म कर दिए, तो आपको कैसा लगा, आपको खट्टा लगा या फिर आपको मीठा लगा या फिर आपको कैसा लगा। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा रक्त प्लाज्मा। हम लोगों का जो ब्लड गिरता है, तो कभी ना कभी आप लोगों का ऐसा हुआ कि ब्लड को आप चूस के उसे खत्म कर देते हैं, तो उसका उसका जो वैल्यू होता है ना, 7 के आसपास होता है, 7.1 7.2 ऐसे कुछ होता है। तो इसका आंसर रक्त प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है दोस्तों, उसका होता है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर है। तो देखिए, ये एक ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, ये लाइट से समझ सकते हो, जिसके आंख के बारे में बताया गया है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन लाइट से पूछा जाता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी से पूछा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको उसे भी पढ़ लेना है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से क्या होता है। बुझा हुआ चूना, ठीक है, ऐसा चूना जिसमें CaO, कैल्शियम ऑक्साइड OH, शायद यही फॉर्मूला होता है इसका। तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन मिला देते हैं, तो इसको मिलके ना पता है क्या बनता है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये बनता है विरंजक चूर्ण, यानी कि
कौन सा पाउडर बोला जाता है जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे उसे छिड़काया जाता है, कीटाणु वटाणु मर जाते हैं, उसको कहते हैं। अरे देखो देखो देखो, दिमाग पे याद नहीं आ रहा है भाई, याद नहीं आ रहा है बिल्कुल, मेरे जबान पे है, मुंह पे। हाँ, उसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं उसको। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है विरंजक चूर्ण, जो इसको मिला के शुष्क बुझे हुए चूने पे क्लोरीन गैस को मिला के बनता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माता पिता के संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रूपांतरण, ऑप्शन नंबर बी अनुवांशिकता, ऑप्शन नंबर सी जीन, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। दोस्तों इसका सही जवाब है अनुवांशिकता। लोग कहते हैं ना कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि अपनी माँ पे गया है, या कहते हैं कि पापा पे गया है ना? तो ये सब चीज़ कैसे होता है? ये सब चीज़ अनुवांशिकता से, जेनेटिक्स से, अपनी माँ से, अपने पिता से अपने बच्चे में पहुंचता है, तो इसे हम लोग जेनेटिक्स से कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा है? देखिए एक बात जान लीजिए, ये जो पेड़ है ना, हम लोगों को बहुत फायदा करता है। पानी को रोकता है ना, जब मिट्टी को कटने से रोकता है, तो बहुत हम लोगों को ऑक्सीजन देता है, और साउंड पोल्यूशन को बचाता है, और क्या कहते हैं हम, और नॉइज पोल्यूशन को तो है ही, और बहुत सारी चीज़ों को फायदा करता है। हम लोगों को फल देता है, छाया देता है, ये सब चीज़ तो बात की बात है। देखिए ऑप्शन नंबर ए चराई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वनारोपण, ऑप्शन नंबर सी वनमूलन, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, देखिए चराई का मतलब क्या है? अगर जानवर सारे चर जाएंगे तो कहाँ से बाढ़ को रोक सकता है? ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा वनारोपण, देखिए दूसरा और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोनों एक साथ एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों हैं अलग अलग। वनारोपण और वनोन्मूलन ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वो दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। वनारोपण का मतलब होता है कि पौधे लगाना, और वनोन्मूलन का मतलब होता है पौधे काटना। तो पौधे काट के क्या बाढ़ को रोका जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वनारोपण, वनारोपण सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। खाने के डिब्बों पे जिंक के बजाय टीन की परत क्यों चढ़ी होती है? हम लोग जब भी कोई ऐसे कुछ खाने की चीज़ लेते हैं तो उसके ऊपर ना हम लोग देखते हैं कि वो बिल्कुल सील पैक होता है, और सिल्वर कलर का बिल्कुल होता है, ऐसे सील पैक होता है। तो वो जो होता है वो टीन की परत होती है, लेकिन जिंक के परत क्यों नहीं चढ़ा जाते हैं? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है जिंक टीन की तुलना में महंगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। दूसरा नंबर कहता है टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कहता है टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, यानी मोर रिएक्टिव है, ये कहना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक। देखिए दोस्तों इसका सही जवाब जो है ना वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि जिंक जो है ना टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। यानी कि अब मान लीजिए हम लोगों का जो खाना होता है वो एसिडिक होता है, कभी कभी बेसिक होता है, तो क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, तो किसी के साथ मिलकर ये रिएक्शन कर जाएगा, तो पता चलेगा कि हम लोग जो खाना है, हम लोगों का जो खाना है वो फूड पॉइजनिंग में बदल जाएगा, तो इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही जवाब है। ठीक है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डिम्ब का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्राव, और एस्ट्रोजन का स्राव। उपयुक्त इसमें एक में से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है। और देखिए एस्ट्रोजन का स्राव भी करता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक सही जवाब है। ठीक है, 47 का आंसर हो गया ई। आगे बढ़ते हैं, इमली में से कौन सा अम्ल होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है कि किस में कौन सा एसिड होता है, तो आपको ये याद कर लेना है कि किस फ्रूट में या फिर किसी फल में कौन सा एसिड होता है, क्योंकि इसमें से देखिए आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल गया, तो इससे इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको एक बहुत कम चीज़ याद करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो इसका जो आपको ट्रिक है ना हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है मिथनोइक एसिड, दूसरा टार्टेरिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड, और डी एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए इमली में ना होता है टार्टेरिक एसिड। देखिए आप जो इमली खाते हो तो इमली से दांत खट्टे हो जाते हैं और कट कट की आवाज़ आने लगती है,
ठीक है। तो ऐसे हम लोग रिलेट कर लेंगे कि इमली का जो है टार्टरिक एसिड से इसमें अम्ल में होता है, टार्टरिक एसिड अम्ल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलीफॉर्म क्या होता है? कोलीफॉर्म प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, चरम चश्मे में पाए गर्म चश्मे में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, या फिर उनमें से एक से अधिक। देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ना, कोलीफॉर्म क्या होता है? प्राणियों के पाचन नाल में उपयुक्त बैक्टीरिया होता है। हम लोगों के पेट में ना बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जिसके कारण हम लोगों का जो खाना है वो पचता है। ठीक है, उनमें से एक है कोलीफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर ए जो जवाब है वो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता इब्न बतूता। इब्न बतूता किस देश के थे? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, बी मोरक्को, सी ईरान, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही जवाब है मोरक्को। मोरक्को से आए हुए थे इब्न बतूता। इब्न बतूता का एक गाना आया था बहुत पहले, बहुत फेमस हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का सेशन था, और आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो चैनल है उस पे स्टैटिक जीके का बहुत सारा टॉपिक अपलोड मैंने किया हुआ है, जैसे कि कौन से पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, या फिर देश राजधानी का ट्रिक, या फिर कौन से देश में कौन सा झूम कृषि किया जाता है। बहुत सारे ऐसे ट्रिक हैं जो मैंने बताया हुआ है, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप चाहे कोई सा भी तैयारी कर रहे हो, इससे मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप उसकी याद करने जाओगे तो उसका इतना उटपटांग सा नाम है ना कि आपको जल्दी याद नहीं होगा, और आप याद कर भी लेते हो बहुत ज़्यादा समय देके, बहुत ज़्यादा इफर्ट देके, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो आपको कुछ ही दिन के अंदर भूल जाओगे। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, मैंने उसको बहुत ही अच्छे ट्रिक से बताया हुआ है कि एक बार आप उसको क्वेश्चन पढ़ोगे और उसका आंसर एक बार ऑप्शन देखोगे ना, तो आपको रिलेट कर जाओगे कि हाँ, ये इसका आंसर ये हो सकता है। तो उसमें आपको मात्र एक बार वीडियो देखना है। एक बार आप वीडियो देख लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तो आप एक बार ज़रूर जाना, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है सारे वीडियोस का, आप एक बार जाकर उसे विजिट ज़रूर करना। आपको अच्छा लगेगा, ज़रूर अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और नए जो वीडियो होंगे उसको, इस वीडियो के लिंक में आपको उसका डिस्क्रिप्शन सेकंड पार्ट का मिल जाएगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।